Hello everyone. Today we'll be starting with our next chapter that is electronic spreadsheet basics. Okay, class 9 IT code 402. So first of all we'll start with the introduction part, like what is the spreadsheet. Okay, so as you can see, it is used to enter data into a spreadsheet, do the formatting and calculate and analyze the data for decision making. Now what is the meaning of these two lines? So like students, we know, हमें पता है कि स्प्रेडशीट के अंदर बेसिकली वाई वी यूजिंग स्प्रेडशीट्स. ओके, सो स्प्रेडशीट में जो हमारा डेटा एंटर होता है वो टैबुलर फॉर्मेट में होता है. सो टैबुलर फॉर्मेट में डेटा एंटर होने से उसको जब हम एक्सेस करते हैं, डेटा देखते हैं, उसमें से कुछ भी हमें डिटेल्स देखनी होती है तो उसको एक्सेस करना हमारे लिए बहुत ईजी होता है. जैसे कि अगर आपकी क्लास के स्टूडेंट्स के नेम हमें एंटर करवाने, साथ में आपका एड्रेस लिखना है, आपका पेरेंट्स का नाम लिखना है एंड आपके मार्क्स एंटर करवाना है, और ये अगर हम राइटर विंडो में करते हैं सो कितना अजीब सा होगा, मतलब अच्छे सिस्टमेटिक नहीं दिखा हो, टेबुलर फॉर्मेट में नहीं होगा. फिर उसमें हमें एक टेबल इंसर्ट करके और सारा टेबुलर फॉर्मेट में उसको बनाना पड़ेगा, और उसमें हम डायरेक्टली कोई जो है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कोई ऐसे डायरेक्टली बिल्ट इन फंक्शंस नहीं होते, सम, काउंट, एवरेज वगैरह, कि हम डायरेक्टली जो है सम वगैरह कर ले. उसके लिए हमें मैनुअल कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी. तो इन सारे कामों को इजी करने के लिए हम स्प्रेडशीट का यूज़ करते हैं. सो स्प्रेडशीट में बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसके फीचर्स होते हैं, फर्स्ट फीचर इज़ टैबुलेशन ऑफ डेटा. डेटा जो है इसमें टैबुलर फॉर्मेट में होता है. इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो होती है वो सिंपल होती है. बहुत ही इजी तरीके से हम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को भी यूजिंग फॉर्मूला एंड फंक्शन सॉल्व कर सकते हैं. ओके, इसमें हम डेटा को अरेंज कर सकते हैं डिसेंडिंग इन असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉर्टिंग एंड सेविंग फॉर फ्यूचर यूज. फ्यूचर में भी हम इस लिस्ट को जो है किसी भी पर्पस के लिए अपने डेटा को देख सकते हैं, या फिर डेटाबेस के अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं. ऐसे ही कुछ और पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है. हम बेसिकली ओपन ऑफिस के ऊपर बात कर रहे हैं, ओपन ऑफिस कैल्क. वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो बहुत ही वेल नोन सॉफ्टवेयर है, सभी को पता है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, एमएस ऑफिस का पैकेज है. ओके, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सॉरी, एमएस ऑफिस का टूल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. ऐसे हमारे पास एक लिब्रे ऑफिस कैल्क है, ओपन ऑफिस कैल्क एंड एप्पल लिंक नंबर्स है. सो हम बेसिकली यहाँ पे ओपन ऑफिस कैल्क की बात कर रहे हैं, और सभी के फीचर्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, सभी में काम करना भी ऑलमोस्ट सेम होता है. ओके, सो हम बात करेंगे ओपन ऑफिस के, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर यही है. सो सबसे पहले हम देख लेते हैं हाउ टू स्टार्ट. लिब्रे ऑफिस बोलो चाहे ओपन ऑफिस बोलो, दोनों ही बिल्कुल सेम होता है हमारा. ठीक है, सो हमें जो है ओपन ऑफिस या लिब्रे ऑफिस कैल्क को किस तरीके से स्टार्ट करना है, एंड देन हम इसके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे. तो ये हम डायरेक्टली अपनी कैल्क विंडो के अंदर मूव करते हैं, वहीं पे सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं. तो वहाँ पे आपको जब प्रैक्टिकली देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा. So this is basically our calc window. So in this window, first of all, the first thing is this title bar. Okay, जैसा कि हमारे राइटर विंडो के अंदर था, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है. कोई ज़्यादा बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है इसके जो विंडो है उसमें. कैल्क विंडो में भी सेम हमारे सबसे ऊपर टाइटल बार होता है, जहाँ पे हमारी फाइल का नाम होता है. और स्प्रेडशीट या कैल्क विंडो में जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है राइटर का, जैसे कि .odt होता है, वैसे स्प्रेडशीट का होता है .ods. एस इज फॉर स्प्रेडशीट, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट. ओके, आफ्टर दिस वी हैव दिस मेन्यू बार. यहाँ पे हमारे सारे मेन्यूज होते हैं, जैसे राइटर के अंदर था सेम. ओके, फिर थर्ड हमारा स्टैंडर्ड टूल बार होता है, जैसे राइटर में था हमारा ये न्यू फाइल बनाने का, सेव और ओपन फाइल करने का, एग्जिस्टिंग फाइल को अगर ओपन करना है तो. आफ्टर दिस वी हैव दिस फॉर्मेटिंग टूल बार. ये भी बिल्कुल सेम है. कुछ भी हमारे जो कंटेंट है इसके ऊपर अगर हमें कोई फॉर्मेटिंग करनी है, फॉन्ट साइज, कलर, ये सब चेंज करना हो तो हम फॉर्मेटिंग टूल बार का यूज़ करते हैं. और लास्ट में इसके अंदर राइटर से जो ये डिफरेंस है, ये यहीं पे डिफरेंस इसका हमें दिखाई देता है कि राइटर के अंदर हमारे पास ये जो एडिशनल टूल बार है ये नहीं था. यहाँ पे एक एडिशनल टूल बार और है, और इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला टूल बार. ओके, सो फॉर्मूला टूल बार में फर्स्ट चीज़ जो हमारे पास होती है, दिस इज कॉल्ड नेम बॉक्स. ओके, नेम बॉक्स में बेसिकली बच्चों हमारी सेल का नाम आता है, हम कौन सी सेल पे हैं वो सेल का नाम यहाँ पर हमको शो होता है. तो सेल का नाम कैसे होता है, क्या होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. यहाँ पे हमारे कुछ फंक्शंस होते हैं, लाइक इक्वल साइन किसी फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए, दिस इज फॉर सम, डायरेक्टली हमें समेशन करना है तो ओके, ये हमारा फंक्शन रिजल्ट होता है. फिर ये जो चीज़ है ये आपका कहलाता है फॉर्मूला बार. ओके, यहाँ पे बेसिकली जो भी फॉर्मूला हम एंटर करते हैं वो यहाँ पे हमको डिस्प्ले होता है. जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ मल्टीप्लाई करके एक फॉर्मूला लगाया है और मेरे को रिजल्ट 4500 आया है.
मैं इस पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे जो फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर रखा है, यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहा 4500 है, लेकिन जो जिस फॉर्मूले को अप्लाई करके ये मुझे रिजल्ट मिला है वो फॉर्मूला देखिए आपको यहाँ पे शो होगा विद इक्वल साइन। ओके, सो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है कि कोई भी फॉर्मूला कौन से साइन से स्टार्ट होता है स्प्रेडशीट में। तो कोई भी फॉर्मूला अगर आपको लिखना है, यूज़ करना है, तो हमेशा इक्वल साइन, इक्वल सिंबल से स्टार्ट होता है। ओके, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला बार में आपको इसका फॉर्मूला दिख जाएगा। बाकी जगह मैंने कोई फॉर्मूलाज यूज़ नहीं कर रखे, इसलिए आपको डायरेक्टली ये सारी वैल्यूज़ दिखाई दे रही है जो भी इनकी वैल्यूज़ है। ओके, यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया था तो यहाँ पे क्लिक करने पे हमको फॉर्मूला नहीं वैल्यू नहीं फॉर्मूला दिखाई देगा, जहाँ पे फॉर्मूला होगा वही डिस्प्ले होगा। ओके ना, अब हम बात कर लेते हैं सेल्स की एंड रोज इन कॉलम्स की। तो जो हमारी कॉलम्स होती है उनके नाम यहाँ रहते हैं हमारे, जैसे हमारी फर्स्ट कॉलम है, सो कॉलम के नाम अल्फ़ाबेट्स के नाम पे होते हैं। तो फर्स्ट कॉलम मीन्स ए, फिर सेकंड कॉलम का नाम बी, देन सी कॉलम, डी कॉलम, ई कॉलम, एफ कॉलम। तो इस तरीके से ये हमारी सारी कॉलम्स हैं। और रोज़ हमारी जो होती है नंबर्स के ऊपर होती है, जैसे फर्स्ट रो तो 1, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। तो ये सारी रोज़ जो है वो हमारी नंबर्स के ऊपर होती है और कॉलम्स हमारी अल्फ़ाबेटिकल होती है। ओके, और हमारी जो इसमें एक शीट के अंदर ये जो पूरा डेमोलिस्ट.ods आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा हमारा कहलाता है एक वर्क बुक है। और इस वर्क बुक के अंदर हमारी बहुत सारी वर्क शीट्स होती है। ओके, सो डेमोलिस्ट.ods इज़ अ वर्क बुक और इसके अंदर जो हम काम कर रहे हैं ये हमारी शीट नंबर 1 है, ये आपको यहाँ दिखाई देगा। अब जैसे मैं शीट नंबर 2 पे क्लिक करूँगी तो मेरी कोई दूसरी शीट ओपन हो गई है। यहाँ पे मैंने सेशन 2 का रिकॉर्ड डाल रखा है और यहाँ पे सेशन 1 का रिकॉर्ड था। ठीक है, सेम बच्चों का। यहाँ पे हम और भी चाहे तो शीट्स इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, शीट 1, शीट 2, शीट 3, इस तरीके से कंटिन्यूस हम शीट्स यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो एक वर्कबुक के अंदर बहुत सारी शीट्स हो सकती है और एक शीट के ऊपर भी हमारे पास बहुत सारी रोज़ एंड बहुत सारी कॉलम्स होती है। तो 2⁻20 रोज़ एंड 2⁻10 कॉलम्स हमारे यहाँ पर पॉसिबल है एक शीट के ऊपर। तो मेरी शीट फर्स्ट है तो यहाँ पे मैं 2⁻20 रोज़ एंड 2⁻10 10⁻10 मीन्स 1024। ठीक है, 1024 कॉलम्स, इतनी सारी जो रोज़ एंड कॉलम्स, ये डेटा मैंने आपके नोट्स के अंदर लिख रखा है तो आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। ओके, कि कितनी रोज़ एंड कितनी कॉलम्स एक वर्कशीट के ऊपर अवेलेबल होती है। ऐसे हमारे पास बहुत सारी वर्कशीट्स होती है, सभी के ऊपर इतनी रोज़ एंड इतनी कॉलम्स हमारे पास अवेलेबल रहती है। अब हम बात कर देते हैं सेल की। आपको रोज़ क्लियर हो गया, कॉलम्स क्लियर हो गया। ओके, अब हम सेल की बात करते हैं। तो सेल बेसिकली यहाँ पे नेम बॉक्स जो है हमारा, यहाँ पे हमारी जो है सेल एड्रेस ही हमारा शो होता है। जिस सेल पे क्लिक करते हैं ये जो बॉक्सेस है, सेल का डेफिनेशन बनता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड अ सेल। ओके, सो इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ पे हमारी मीटिंग पॉइंट होता है एक रो एंड कॉलम का, जैसे मेरी बी कॉलम है। ठीक है, और इस बी कॉलम में से अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ जैसे 18th वाले पे, तो ये 18th जो मेरी वैल्यू है ये कौन सी कॉलम है, कौन सी रो पे है, कहाँ इसका इंटरसेक्शन कहाँ पे है। तो ये देखिए मेरी बी रो में है और कौन सी कॉलम में है, मेरी 8th कॉलम में। तो इस सेल का क्या एड्रेस हो गया, B8। ओके, तो वही यहाँ पे देखिए शो हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं इस कॉलम पर क्लिक करती हूँ, देखिए ये मेरी जो सेल है वो कौन सी कॉलम में है, बी कॉलम, एंड कौन सी रो है मेरी 13। सो ये एड्रेस क्या हो जाएगा मेरा B13। ऐसे हम इस पर भी क्लिक करके चेक करते तो इसका क्या एड्रेस हुआ, सेल एड्रेस आपको आगे समझ में आ रहा होगा। तो सेल इज बेसिकली द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अ कॉलम एंड रो। ओके, और सेल एड्रेसेस हमको कहाँ डिस्प्ले होते हैं, हमारे नेम बॉक्स के अंदर। और सेल एड्रेस हम कैसे डिसाइड करते हैं, किस कॉलम एंड किस रो के अंदर है। सो कॉलम इज C एंड रो इसका क्या है 6। सो इस सेल का एड्रेस हो गया C6। ये सेल एड्रेसेस आगे फॉर्मूला वगैरह में हमको बहुत ज़्यादा यूज़ आएंगे, इसलिए आपको क्लियर होना इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, जैसे 9 वैल्यू है तो ये हमारा D कॉलम है एंड रो कौन सी 8। सो दिस इज D8, इसका सेल एड्रेस क्या हो गया हमारा D8। ओके, अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हमें क्या डिस्कस करना है और उसके बाद फिर से हम अपनी कैल्क विंडो में आके उस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम आ जाते हैं नोट्स के अंदर वापस। ओके, सो ये हमारा पूरा डिस्कस हो गया है कि हम कौन सी बार को क्या बोलते हैं, टाइटल बार, स्टैंडर्ड बार, नेम बॉक्स, ये सब हमने डिस्कस कर दिया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे इसका थोड़ा सा डिटेल में नोट्स के अंदर लिख रखा है, तो ये सब आप रीड कर सकते हैं नोट्स टाइम, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दी है। फिर रोज़ एंड कॉलम्स में मैंने आपको बताया था डेटा कि एक वर्कशीट के अंदर कितनी रोज़ 2⁻220 है, बट बेसिकली दिस इज नॉट 220, ये आपका सुपर स्क्रिप्ट में है ना, 220 एंड दिस इज 2⁻10 कॉलम्स। ओके, और रोज़ जो है इनकी नंबरिंग 1 से लेके आगे तक चलती रहती। कॉलम्स की नंबरिंग मैंने बताया आपको ABCD से लेके Z तक, और Z के बाद नेक्स्ट कॉलम हमारी कौन सी होती, A से सीक्वेंस वापस चालू होती है, AA AB AC SZ तक।
फिर वापस उसके बाद बी की सीक्वेंस चालू होती है, बी ए बी बी, इस तरीके से। ओके, तो आपको ध्यान रखना जेड के बाद हमारा कौन सी जो है कॉलम आती है, ए कॉलम आती है। फिर नेक्स्ट हम सेल एंड सेल एड्रेस की बात भी कर चुके हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। अब हम बात करते हैं नेविगेशन की। ओके, कि हमें जब मूव कराना है अपने एरो को एक सेल से दूसरे सेल में, तो हम कौन कौन से कीज़ का, कीबोर्ड की कीज़ का यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही क्विक, जब हमें नेविगेशन करना है, क्विक मूव करना है, डायरेक्टली लास्ट हमको स्टार्टिंग वाले में सेल में जाना है, तो हम ज़्यादा ऐसे धीरे धीरे स्क्रॉल करके नहीं जाएँ, फटाफट चले जाए। उसके लिए कुछ शॉर्टकट कीज़ होती है जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले है हमारी सिंपल एरो कीज़। एरो कीज़ तो बहुत ही सिंपल बेसिक चीज़ ही है कि जैसे आप इस सेल में हैं और आपको अप जाना है, सिंपल 1, तो हम 1 अप जाना है, तो ये अप वाली जो एरो की है आपके कीबोर्ड पर, उसको क्लिक करेंगे अप ऊपर जाने के लिए। डाउन में आने के लिए आप डाउन एरो की का यूज़ करोगे, लेफ्ट में जाने के लिए लेफ्ट एरो की का यूज़ करोगे, राइट में जाने के लिए राइट एरो की, सिंपल। ओके, सेकेंड चीज़ इसमें जो है वो है कंट्रोल के साथ में एरो कीज़। ओके, कंट्रोल के साथ में एरो कीज़ कैसे, मूव्स द सेल टू द एंड ऑफ द डेटा रेंज। अब जैसे कि हम अभी मैंने सिंपल एरो कीज़ को मूव किया, अब मैं कंट्रोल के साथ में मूव करती हूँ। तो जैसे मैं कंट्रोल के साथ में एरो की दबाऊंगी तो इससे क्या होगा कि अगर मुझे सिर्फ 9 के जस्ट ऊपर जाना है, इतना सा, तब तो हम सिंपल एरो की से चले जाएंगे, ठीक है, अप एरो की, डाउन एरो की से। लेकिन सपोज करिए कि आपका ये डेटा जो है यहाँ से लेके बहुत नीचे तक फील्ड है, सपोज को 1000 डेटा यहाँ पे एंटर्ड है, तो अब आपको 1000 डेटा से जो है यहाँ फर्स्ट डेटा पे आना है, तो या तो आप माउस का यूज़ करिए। सपोज आपको माउस वर्क नहीं करा, वो कीबोर्ड से आना है, तो उस टाइम पे आप इतना स्क्रॉल करेंगे या फिर एक एक की आप जो है एरो की से ऐसे ऊपर ऊपर करके आएंगे। ओके, तो हमको डायरेक्टली जब ऊपर पहुंचना है, तो अपने जिस लाइन में हमारा कर्सर है या हमारा सेल जो सेलेक्टेड है, उसी हमको कॉलम में सबसे ऊपर जाना है, तो हम कंट्रोल के साथ में अप की को प्रेस करेंगे, तो हम बिल्कुल कॉलम के स्टार्टिंग में आ जाएंगे। यही अगर मैं कंट्रोल के साथ में डाउन की को प्रेस करूँगी, तो जो सेलेक्टेड कॉलम है मेरी, उसी कॉलम के मैं एंड में आ जाऊँगी। ठीक है, एवरेज ऑफ सिटी के जो कॉलम है, ये मैंने कंट्रोल के साथ में डाउन को प्रेस किया, तो हम उसी कॉलम के जहाँ पे मेरा डेटा लास्ट एंटर्ड है, जैसे 9 लास्ट डेटा था इस कॉलम का, तो यहाँ पे आ गए। यही अगर मैं कंट्रोल के साथ लेफ़्ट वाला प्रेस करती हूँ, तो अब ये जो 9 मेरा जो सेलेक्टेड है, इसके बिल्कुल लेफ़्ट में सबसे टॉप पे चला जाएगा। तो लेफ़्ट में यहाँ पे मतलब यहाँ पे आ जाएगा, और राइट वाला करेंगे तो राइट में जो डेटा सबसे लास्ट वाला एंटर्ड है ये, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये लेफ़्ट में यहाँ आ गया, राइट में यहाँ आ गया। तो अभी तो हमारा डेटा थोड़ा सा, इसलिए हमें बहुत इजी लग रहा है, लेकिन जब डेटा बहुत ज़्यादा होता है और हमें बिल्कुल टॉप पे और एंड में जाना होता है, तब हम कंट्रोल के साथ में इन चारों एरो कीज़ का यूज़ कर सकते हैं है ना, क्विक नेविगेशन के लिए। फिर कंट्रोल के साथ की बात हो गई है। फिर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिंपल हमारी होम की। तो अगर आप जो है सपोज आपको सेल सेलेक्टेड और आप सिर्फ होम की प्रेस करते हैं, ओके, सो होम की से आपने देखा अभी हम कहाँ थे, जैसे मेरा 10 है और मैं जैसे ही ये मेरा 10 ये वाली सेल सेलेक्टेड और जैसे ही मैं होम की प्रेस करती हूँ, मैं उसी रो के बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाऊँगी। मतलब हमारा जो जहाँ भी है हम, ठीक है, अगर हम होम की प्रेस करते हैं तो ये सेम वही काम कर रहा है होम की जो हमारा कंट्रोल के साथ में लेफ़्ट की करता है। ठीक है, कंट्रोल के साथ में जो का हमारा लेफ़्ट की, जैसे अगर मैं कंट्रोल के साथ में लेफ़्ट की दबाऊंगी तो मैं बिल्कुल इसके स्टार्टिंग में आ गई, इवन वर्मा पे। ओके, सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी कि अगर मैं यहाँ पे होम की दबाऊंगी तो भी मैं जो है इसके लेफ़्ट साइड में मूव करूँगी, लेफ़्ट टॉप पे, तो लेफ़्ट टॉप पे हम आ गए। सिंपली मतलब कि हमारी जो ए कॉलम है उसमें हम आ जाते हैं, ओके, टॉप पे। सो कंट्रोल लेफ़्ट का काम सेम हमारे होम की जैसा होता है, तो डिपेंड करता है आपको होम की यूज़ करना है, कंट्रोल के साथ में लेफ़्ट की यूज़ करना है, दोनों ही हमारा सिमिलर काम करेगा। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कंट्रोल के साथ में होम एंड कंट्रोल के साथ में A1। देखो कंट्रोल के साथ में बच्चों ये होता है कि जैसे कि मैं इस वाली सेल पे हूँ, ओके, अगर मुझे इसी में जाना है टॉप पे, तब तो हम कंट्रोल के साथ में अप दबा रहे थे। अगर मैं इसी में लास्ट में तो कंट्रोल के साथ हम डाउन दबा रहे थे। लेकिन अगर मुझे अपना ये जो पूरा डेटा है, जैसे कि हम राइटर में करते थे, डॉक्यूमेंट के सबसे स्टार्टिंग में जब हमें जाना होता था तो हम कंट्रोल के साथ में होम प्रेस करते थे, तो हम बिल्कुल डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में आ जाते थे। सेम कॉन्सेप्ट कंट्रोल होम का यहाँ भी है कि डॉक्यूमेंट की जब बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको जाना है तब आप कंट्रोल के साथ में होम की प्रेस करिए। तो कंट्रोल के साथ में जब मैंने ये होम की प्रेस की तो देखिए डॉक्यूमेंट के बिल्कुल स्टार्टिंग में यानी A1 सेल पे हम आ गए। ऐसे ही अगर हम कंट्रोल के साथ में एंड की दबाते हैं तो डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में जहाँ हमारा लास्ट डेटा एंटर्ड है, लास्ट डेटा कहाँ है मेरा, ये वाला, तो यहाँ आना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर हैं, अभी बिना माउस के अब मैं से कंट्रोल के साथ में एंड दबाती हूँ तो देखिए मेरा बिल्कुल लास्ट वाली सेल पे जो है मेरा
नेविगेशन आ गया है। सो इस तरीके से कंट्रोल होम एंड कंट्रोल एंड जो सेम हमारा काम करती है जैसे हमारा राइटर विंडो के अंदर था। ओके, और उसके अलावा नेविगेशन के 2-3 हमने और देख ली, कंट्रोल एरो और सिंपल एरो। फिर एक पेज अप एंड पेज डाउन हो रहे वो भी हम चेक कर लेते हैं। जैसे कि मैं पेज अप की जो आपकी कीबोर्ड में होती है मैं उस पर क्लिक करती हूँ, तो पेज अप की से हम पेज के बिल्कुल स्टार्टिंग में टॉप पे पहुँच गए और पेज डाउन से हम बिल्कुल लास्ट में नीचे आ जाएंगे, यानी कि हमारा जो पेज है वो 1 पॉइंट ऊपर या 1 पॉइंट नीचे से स्क्रॉल करता है। जैसे हम इसको सिंपली स्क्रॉल बोल सकते हैं। जैसे कि लास्ट जो था यहाँ पे ये पेज कंप्लीट हो रहा था यहाँ पे 27 पे, तो ये मेरा पेज का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, अब मैं जैसे पेज डाउन करूँगी ये 27 के बाद जितनी सेल्स है टोटल 27 सेल्स और, ठीक है, तो ये 27 के बाद की नेक्स्ट वाला पेज मुझे शो करेगा। तो मैंने पेज डाउन किया तो 27 से मुझे आगे का जो है ये पेज सेलेक्ट शो करेगा। ठीक है, अभी मेरा सेल में यहाँ ले लेती हूँ ऑन पेज डाउन। ठीक है, इस तरीके से हम पेज अप करते हैं तो पेज अप हमारा कहाँ जाता है वापस से जहाँ थे हम वहीं पे आ जाएंगे ऊपर टॉप पे। ओके, तो इस तरीके से आप पेज अप एंड पेज डाउन का यूज़ कर सकते हो क्विक पेज नेविगेट करने के लिए, पूरा पेज आपको ऊपर नीचे करने के लिए। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ एंटरिंग डेटा। जब हम डेटा एंटर करते हैं इसमें 2 चीज़ें होती है बच्चों, एक होता है हमारा लेबल्स एंड सेकेंड थिंग इज वैल्यूज़। ओके, सो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? लेबल इज़ बेसिकली द टेक्स्ट एंटर्ड इन द सेल। टेक्स्ट को हम दूसरी लैंग्वेज में बोल देते हैं कैरेक्टर। तो जो कुछ भी XYZ कोई अल्फ़ाबेट हो, नंबर हो, अल्फ़ाबेट प्लस नंबर का कॉम्बिनेशन हो, कोई स्पेशल कैरेक्टर हो जैसे कि @ हैशटैग डॉट कोमा कुछ भी, तो कुछ भी हम कॉम्बिनेशन डालते हैं वो सब हमारे कहलाते हैं लेबल्स। और वैल्यूज़ होती है जब हम सिर्फ एंड सिर्फ नंबर्स एंटर करवा रहे हैं तो वो हमारा होता है वैल्यू। जैसे कि इसके अंदर रिया हमने देखा तो ये क्या है, ये नंबर्स तो नहीं है, ओनली नंबर्स तो नहीं है, ये तो कुछ अल्फ़ाबेट्स है, तो ये हमारा क्या है एक लेबल है। अनुज ये भी लेबल है। ये क्या है हमारा X एंड I लिखा है 11, तो ये भी हमारा क्या एक लेबल है, ये भी लेबल है। यहाँ भी कुछ @ है, किसी में नंबर है, किसी में कैरेक्टर, तो ये भी सारे हमारे लेबल्स हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए सिर्फ नंबर्स है ना, सिर्फ नंबर्स है 8989 इस तरीके से, तो ये हमारे कहलाएंगे वैल्यूज़। ओके, इन दोनों को इसलिए डिफ्रेंशिएट किया गया है, दोनों में डिफरेंस इसलिए रखा गया है कि जब भी हम वैल्यूज़ एंटर करते हैं और सपोज हम स्टार्टिंग जो है नॉट बीच में या एंड में, सिर्फ स्टार्टिंग, अगर हम स्टार्टिंग 0 से करते हैं और हम अगर सिर्फ नंबर सारे एंटर कर रहे हैं तो वो 0 ऑटोमेटिकली हट जाएगा। जैसे मैंने लिखा 08989712345 यहाँ पे और मैंने एंटर किया तो वो 0 यहाँ से अपने आप हट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम स्टार्टिंग में 0 भी लिखते हैं तो उसको एक करेक्टर ट्रीट करता है और वो एज इट इज़ उसके अंदर फीड रहेगा। ठीक है, और लेवल्स जो होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट अलाइंड होते हैं और वैल्यूज़ हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट हमारी राइट अलाइंड होती है। सो वैल्यूज़ राइट अलाइंड आप देखिए बाय डिफ़ॉल्ट, आप चाहे तो इसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में जब हम बिना अलाइनमेंट के वैल्यूज़ एंटर कर रहे होते हैं तो वैल्यूज़ जो होती है, नंबर्स जो होते हैं वो राइट अलाइंड होते हैं और इसके अंदर फर्स्ट डिजिट जो हम 0 अगर डालते हैं तो वो नहीं आती है, हट जाती है। और लेवल्स के अंदर अगर फर्स्ट डिजिट 0 डाल भी रहे तो वो भी आती है और दूसरा ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट अलाइंड होता है। तो ये बहुत ही बेसिक डिफरेंस है लेवल्स एंड वैल्यूज़ में, जो आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। Now next is mathematical operators used in formula. Okay, so basically here we'll discuss about the operators and their precedence. So आप लोग सभी लोगों ने BODMAS रूल के बारे में सुना होगा मैथमेटिक्स के अंदर, तो सेम रूल हमें यहाँ भी लगाना है। मीन्स सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करने होते हैं, आफ्टर दिस एक्सपोनेंशियल, आफ्टर दैट डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड देन प्लस एंड माइनस। तो जैसे कि हम ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, इससे समझते हैं। यहाँ पे लिखा है 4 + 5 × 3। सो अगर सिंपली आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे तो क्या होगा, 5 पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज स्टार की प्रेसिडेंस जो है वो प्लस से ज़्यादा होती है। तो 5 × 3 हमेशा पहले मल्टीप्लाई होता है जब प्लस भी होता है, तो 5 × 3 होगा पहले 15 और फिर वो 4 के अंदर ऐड होगा 19। लेकिन हमें हमारा फॉर्मूला ऐसे सेट करना है कि पहले इन दोनों को ऐड करवाना है एंड देन हमें मल्टीप्लाई करना है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, मैथ्स के अंदर ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं। तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाला चीज़ सॉल्व होता है, उसका जो रिजल्ट आता है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा बाहर वाली वैल्यू से। तो 4 + 5 = 9, फिर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, दैट मीन्स 27। ओके, ऐसे ही यहाँ पे आप देखेंगे तो एक्सपोनेंशियल की ज़्यादा होती है तो 4 की पावर 2 पहले सॉल्व हो जाएगा और फिर वो मल्टीप्लाई होगा आपका 5 से। लेकिन हमें चाहिए पहले मल्टीप्लाई करवाना है, तो हम क्या करेंगे, इस 5 × 4 को ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। तो पहले 5 × 2 4 होगा, दैट इज 20 एंड देन 20 की पावर 2, तो हमारा आंसर इसके अकॉर्डिंगली आएगा। तो सेम चीज़ प्रेसिडेंस का ध्यान रखते हुए हमको फॉर्मूला जो है अपने एक्सेल शीट के और स्प्रेडशीट शीट के अंदर भी यूज़ करना है। ओके,
सो हम यहाँ पे देखते हैं फॉर्मूला विद सेल एड्रेसेस एंड ऑपरेटर्स। तो पहले हम यहाँ पे ये जो A2 इंटू B2 इंटू C2 वाली चीज़ है, दैट मीन्स कि हम जब सिंपल कैलकुलेशंस करते हैं और जब हम सेल्स को यूज़ करके करते हैं कैलकुलेशन, तो दोनों ही केसेस हम देख लेते हैं। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारी कैल्क विंडो के अंदर, सपोज करिए कि मैंने 15, 25 एंड 12 इन तीन को मल्टीप्लाई करना मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ओके, यहाँ पे मैं सिंपली ऐसा लिख रही हूँ इक्वल्स टू, और यहाँ पे हमको करना है, सपोज करिए 4 को मल्टीप्लाई करना है मुझे 3 से। ओके, और फिर मुझे ऐड करवाना है 5 के साथ में, और फिर मैंने कर दिया एंटर। तो देखिए 17 आ गया। 17 क्यों आया, इसका फॉर्मूला जो 17 आया उसका फॉर्मूला आपको जब वापस देखना है जो हमने काम किया था वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा फॉर्मूला बार में। तो हमने बेसिकली क्या किया था, 4 इंटू 3 प्लस 5। तो पहले 4 और 3 क्या होगा, प्रेसिडेंस की वजह से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 3 आपका कितना आ गया 12, और 12 प्लस 5 कितना चला गया 17। सेम अगर मुझे पहले ऐड करवाना है तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगी, ब्रैकेट्स। ओके, तो आपको जब इसे सिंपली नंबर्स के साथ में कैलकुलेशन करनी हो तब आप इस तरीके से सिंपली आपको डायरेक्टली नंबर्स डालने हैं और ये अपना फॉर्मूला लिख के एंटर करना है। ठीक है, तो अपना आपका जो फॉर्मूला यहाँ पे शो हो जाएगा, जो भी चीज़ आपने लिखी है, और ये सारी चीज़ आपको इक्वल साइन के साथ करना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हम जो बात है अगर हमें डायरेक्टली नंबर के साथ नहीं करना, बिकॉज हम तो यहाँ पे ये जो डेटा है इनके ऊपर हमें कैलकुलेशन करनी है ऐसे। और इन सब डेटा को मैं अगर यहाँ लिखती हूँ 15 प्लस 25 प्लस, अगर सपोज करिए मुझे इन सबको ऐड करना है तो कितना हैक्टिक होगा एक एक वैल्यू को लिखना, 15 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 18 प्लस, तो बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि आपको लगाना है इक्वल का साइन पहले, तो हमने इक्वल का साइन लगाया। उसके बाद आप क्या करेंगे, डायरेक्टली जाके आपको क्लिक करना है जो भी सेल की वैल्यू यहाँ पे ऐड करवानी, तो हमें ये सबसे पहले ऐड करनी है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, देखिए ऑटोमेटिकली उस सेल का आ जाएगा, B4 आ गया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, प्लस करवाना है, किसके साथ, जस्ट नेक्स्ट वाली, तो जस्ट नेक्स्ट वाली, फिर वापस से हम प्लस लगा देंगे, उसके बाद जस्ट नेक्स्ट वाली। तो सपोज मुझे इन तीनों को प्लस करवाना है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर मुझे ये सारा ही प्लस करवाना होता है और ऐसे मेरे पास अगर 1000 एंट्रीज होती तो हम एक एक सेल तो यहाँ पे नहीं लिख सकते थे, तो उस केस में हम क्या करते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। ठीक है, सो फर्स्ट तरीका, जब हमें पर्टिकुलर 3 या 4 ही नंबर से, तो हम इस तरीके से भी उसको ऐड करवा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो ऐड कराने के लिए डेटा ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ पे मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक ऐड कराना है, तो एक एक सेल को लिखना बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको लगाना है इक्वल, और हम यहाँ पे फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमें टोटल निकालना है रिटर्न एग्जाम वाली कॉलम का, तो हम इक्वल लिख के यहाँ पे सम लिखेंगे और सम के साथ में हम ऐसे ब्रैकेट्स लगाएंगे। ओके, अब मुझे क्या करना है, कहाँ से ऐड करवाना है, 15 से, तो मैं 15 पे क्लिक करूँगी। इसके बाद हमें लगाना है फुल कॉलन, जैसे मैंने फुल कॉलन लगाया, इसको हम बोलते हैं डबल डॉट्स जो होते हैं इसको फुल कॉलन बोलते हैं। और फर्स्ट सेल का एड्रेस डाल के फुल कॉलन लगा के मैं लास्ट सेल, जो भी लास्ट जहाँ तक मुझे ऐड करवाना, तो मुझे लास्ट सेल ये है मेरी, तो इस पे क्लिक करूँगी तो लास्ट सेल आ जाएगा मेरा B17। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करेंगे, तो देखिए मेरा इस पूरे का टोटल आ चुका है एक सिंपल फंक्शन से। ओके, इसका फॉर्मूला आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा जो भी हमने यूज़ किया है, और यहाँ पे ये देखिए फॉर्मूला। और अगर आपको इसका टोटल ही देखना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इसका टोटल भी देख सकते हैं। जैसे आप जो है बेसिकली हमारा जो कॉलन है ये क्या कर रहा था, ये रेंज बताता है कि मुझे B4 एड्रेस से लेके B17 एड्रेस तक जो है क्या करना है, सम करना है। ओके, अब ये सेम फॉर्मूला अगर आपको यहाँ भी अप्लाई करना होता, यहाँ भी करना होता, यहाँ भी करना होता, तो उस केस में हम क्या करते। ठीक है, जब हमें सेम फॉर्मूला सब जगह अप्लाई करना होता है तो हमारे पास दो तरीके हैं। फर्स्ट तरीका, आपका जो ये वाली चीज़ है अगर वो उसी सेम लाइन में है तो आप इसको यहाँ ले जाएंगे, जो आपका कर्सर है इसको बिल्कुल बॉटम में, तो ऐसा प्लस साइन बन जाएगा एंड देन आप इसको ऐसे ड्रैग कर लीजिए। तो सेम फॉर्मूला जो है मतलब कि आपका इस कॉलम पे भी लग गया है, इस पे भी लग गया और इस पे भी लग गया है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, इस वाली रेंज से लेके इस वाले एड्रेस तक का टोटल, तो ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला क्या लग गया आपका, यहाँ से लेके आपका यहाँ तक, दैट मीन्स आपका C4 से लेके, ये वाली रेंज थी हमारी, इसका एड्रेस देखते क्या B4 से लेके B17 तक। तो आपने नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा 4 से 17, बट कौन सी कॉलम में, तो C4 से लेके C17 तक। तो इसका देखिए यहाँ पे क्या लग रहा है, C4 से लेके C17 तक। ऐसे D के लिए क्या हो गया, D4 से लेके D17 तक का टोटल, तो D4 से लेके D17 तक का टोटल। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना फॉर्मूला भी दिखाई देगा। ओके,
तो जब हमको ऐसे फॉर्मूला रिपीट करना होता है तो आपको जैसे से ड्रैग करना है। और नेक्स्ट देख लेते हैं फॉर्मूला विद सेल एड्रेसेस एंड ऑपरेटर्स। आपको क्लियर हो गया होगा, जब हमको सिंपल 2 या 3 ही कॉलम्स है तो हम इस तरीके से डायरेक्टली अपनी सेल एड्रेसेस को रख सकते हैं। और जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली फंक्शन यूज़ करेंगे फर्स्ट कॉलम का कॉलन लास्ट कॉलम लास्ट अपनी सेल, ठीक है। तो अपना सारा ही सम होके आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने 2 से 3 चीज़ें डिस्कस ऑलरेडी कर ली है। फिर नेक्स्ट रहता है टू इंसर्ट द कॉलम बिफोर और आफ्टर एनी कॉलम। सपोज करिए आपने ये टेबल बना दी है या फिर ये टेबल बनी हुई अपनी डेटा एंटर कर दिया है, ओके। अब आपको इस नेम ऑफ द स्टूडेंट के बाद में एक कॉलम और एंटर करवानी है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, 2 तरीके हैं। फर्स्ट तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करिए और इंसर्ट पे क्लिक करिए। अब आपको सपोज करिए कि कॉलम एंटर करनी है तो हम एंटायर कॉलम लिखेंगे एंड ओके पे क्लिक करेंगे। तो देखिए आपकी पूरी कॉलम यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। और कॉलम हमेशा बिफोर ऐड हो रही है, तो उस केस में अपन ने जैसे नेम ऑफ द स्टूडेंट को सेलेक्ट करके रखा था, अगर नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड रिटर्न एग्जाम के बीच में मुझे चाहिए तो उस केस में मैं रिटर्न एग्जाम के यहाँ पे लिखूंगी, अपना कर्सर रखूंगी, इंसर्ट पे जाऊंगी, एंटायर कॉलम पे क्लिक करूंगी तो इसके जस्ट आगे इन दोनों के बीच में ये जो है मेरी कॉलम इंसर्ट हो जाएगी। सिमिलरली रो के लिए भी आपको यही करना है, जैसे कि मुझे जस्ट इसके पहले एक रो एंटर करवानी है आकांक्षा जैन के, तो हम यहाँ पे जाएंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे एंड एंटायर रो करके क्लिक करेंगे तो हमारे आकांक्षा जैन से पहले पूरी एक रो क्या हो गई है, इंसर्ट हो गई है। पहला तरीका तो ये राइट क्लिक वाला। दूसरा तरीका आपका क्या है बच्चों, इंसर्ट मेन्यू। सेम इंसर्ट मेन्यू पे आपको जाना है और आपको क्या करना है, रो एंटर करवानी, तो आप रो पे क्लिक करेंगे, ओके। सो ऑटोमेटिकली एक रो एंटर हो गई है। आप इंसर्ट पे जाएंगे, कॉलम एंटर करवानी है अगर आपको तो कॉलम्स पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी क्या होगी, कॉलम जो है इंसर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप रो एंड कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है यूज ऑफ फंक्शंस टू डू कैलकुलेशंस। तो अभी फंक्शंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ये वाला टॉपिक मैंने आपको बताया था, जब हमको ज़्यादा डेटा का सम निकालना है, एवरेज निकालना है, कुछ भी, तो हम फंक्शंस यूज़ करते हैं। इनको हम फंक्शंस बोलते हैं जो हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, जैसे सम, ओके। सम अगर हमें टोटल निकालना होता है तो हम सम फंक्शन यूज़ करते हैं। ऐसे ही कुछ और फंक्शंस होते हैं हमारे। एवरेज अगर हमें मीन निकालना है, जैसे कि बहुत बार क्वेश्चन एवरेज की जगह मीन आ जाता है। मीन सबको पता है, ये मैथ्स में सुना होगा। मीन निकालने का सेम तरीका होता है जो हमारा एवरेज निकालने का होता है। सारे डेटा को ऐड करना, डिवाइड बाय जितने वो टोटल डेटा है, नंबर, ओके। तो इसी तरीके से हम एवरेज निकालते हैं और सेम हम मीन भी वैसे निकालते हैं। तो अगर क्वेश्चन मीन निकालने का है या फिर आपको एवरेज निकालने का है, दोनों का ही आंसर आपका सेम होगा। इसे कंफ्यूज करने के लिए मीन बोला जाता है इसको, ठीक है। तो इसके लिए आप एवरेज लिखेंगे और अपनी रेंज आप बता दीजिए, जैसा अभी हमने सम के साथ किया था कॉलन लगा के, वैसे ही एवरेज। और फिर आप D2 to D7, तो आपको वहाँ तक का D2 सेल से लेकर D7 सेल तक का एवरेज आ जाएगा। अगर आप मैक्स फंक्शन लिखते हैं तो आपको मैक्सिमम नंबर कौन है वो बता देगा। मिन लिखते हैं तो आपको मिनिमम नंबर बता देगा। काउंट लिखते हैं तो कितनी नंबर ऑफ रोज है वो आपको काउंट करके बता देगा। तो सारे फंक्शंस हम 1 by 1 ट्राई कर लेते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हमने पहले सम लिखा था, अब मैं सम की जगह इसको चेंज कर लेती हूँ इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एवरेज। और एवरेज के अंदर मुझे कौन सी रेंज से कौन सी रेंज तक जाना है, तो मुझे इस रेंज से लेके एवरेज निकालना है, फिर लगाना है कॉलन, और कौन सी रेंज तक जाना है, इस रेंज तक, ठीक है। और फिर ब्रैकेट क्लोज और हम कर देते हैं एंटर। तो ये देखिए मेरा B4 से लेके B17 तक का एवरेज आ गया है, ओके। सिमिलरली मुझे सेम एवरेज सारी कॉलम्स के लिए निकालना है, तो हम इसको ऐसे ड्रैग कर लेते हैं तो सारी ही कॉलम्स का हमारा क्या आ गया है, एवरेज आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एवरेज फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली अब हम इसको चेंज करके जो है मैक्स फंक्शन ट्राई कर लेते हैं, मैक्स। और मैक्स कहाँ से कहाँ तक की मुझे मैक्सिमम चाहिए, इस रेंज से लेके B4 से लेके कॉलन यहाँ तक का मुझे मैक्सिमम पता करना है सपोज। तो हम मैक्स लिख के रेंज बता देंगे और एंटर। तो देखिए इन सब में से मैक्सिमम नंबर कौन है, 29, तो हमको मैक्सिमम 29 आ गया है। सिमिलरली आप जो है मिनिमम भी फाइंड कर सकते हैं। मिन लिखिए आप, कौन सी रेंज से लेके कॉलन कौन सी रेंज तक आपको जाना है, ओके, एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। सो मिनिमम क्या है इसके अंदर 0, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया है 0। सिमिलरली हम काउंट फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो काउंट फंक्शन के लिए भी हम सिमिलरली जो है रेंज डिसाइड कर लेते हैं, फुल कॉलन एंड देन लास्ट वाला जहाँ तक आपको देखना है और एंटर। तो इसने काउंट किया है टोटल कितनी यहाँ पे डेटा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो हमने जितना रेंज लिया था उसके अंदर टोटल कितनी रोज है, तो 14 है, इसलिए इसने 14 काउंट कर दिया। अब देखिए सबका आंसर सेम ही रहेगा क्योंकि सभी में 14 ही है। अपन यहाँ से यहाँ तक डेटा रखेंगे तो सभी का काउंट कितना आ गया है, 14, ओके। सो ये सारे हमारे कुछ फंक्शन है जो हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। बस आपको फंक्शन यूज़ करने के लिए ये ध्यान रखना है बीच में कॉलन लगता है, किस रेंज से किस रेंज तक जाना है। और ये सारे फंक्शंस में से आप कोई भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। फिर
फिर हम आ जाते हैं फॉर्मेटिंग द वर्कशीट। अगर आपको वर्कशीट को फॉर्मेट करना है, उसको फॉर्मेटिंग का मतलब पता है, जैसे अलाइनमेंट सेट करना है, फॉन्ट साइज चेंज करना है, फॉन्ट कलर चेंज करना है, सुंदर बनाना है कुल मिला के अपनी एक्सेल शीट को, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, तो सेम वही प्रोसेस जो हमने राइटर विंडो के अंदर किया था। सो आपको क्या करना है, जाना है अपने राइटर विंडो के अंदर, फॉर्मेट पे जाना है आपको, ठीक है। फॉर्मेट पे जाने के बाद हम जाएंगे सेल्स पे, ओके। तो ये देखिए आपके इतने सारे ऑप्शंस, आपको जो भी करना है। तो पहला तरीका, हमको जब सेल फॉर्मेटिंग करनी होती है, फॉर्मेट में जाके आपको कहाँ पे क्लिक करना है, सेल्स पे। और दूसरा तरीका होता है शॉर्टकट की। आपको शॉर्टकट की याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो आपको जब सेल्स फॉर्मेटिंग करनी होती है तो शॉर्टकट की पूछा जाता है, शॉर्टकट की इज Ctrl+1, ओके। सेल्स फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की होती है Ctrl+1। तो आप चाहे डायरेक्टली लिए या फिर मैं कंट्रोल के साथ 1 दबा रही हूँ, तब भी मेरा सेम डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन होगा। अब इसके अंदर देखिए ये हमारी नंबर्स टैब है। इसके अंदर हम यहाँ पे कैटेगरी वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन सी कैटेगरी चाहिए, करेंसी, डे, टाइम, अगर साइंटिफिक, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगी। हम पहले सिंपल चीज़ें देखते हैं, फॉन्ट्स। तो फॉन्ट में जैसे कि आपको एरियल ब्लैक चाहिए, नेरो चाहिए, कुछ भी आप सेट कर सकते हैं। आपको इटैलिक चाहिए, बोल्ड चाहिए, जो भी आपको साइज़ वगैरह चाहिए। और ये सेम चीज़ जैसे राइटर विंडो में हमने देखा था, ये आपको डिस्प्ले होती जाएगी यहाँ पे कि इसका लुक कैसा है। फॉन्ट इफेक्ट्स भी आप डाल सकते हैं, जैसे हमने ब्लिंक वाला डाला था, इनग्रेव डाला था, तो कुछ भी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट आपको सेंटर रखना है, टॉप, मिडल, जो भी आपको अलाइनमेंट सेट करना है, ये हम हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ले लेते हैं सेंटर में, ओके। फिर रैपिंग का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, हम कब यूज़ करते हैं, जब इमेज हम यूज़ कर रहे हैं। बॉर्डर्स भी हमने देखा था, जैसे अगर मैं बॉर्डर ले लूँगी तो इन सभी के चारों तरफ एक बॉर्डर आ जाएगी। बॉर्डर कितना थिक चाहिए और बॉर्डर का आपको कलर क्या चाहिए, ये भी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। स्पेसिंग कितनी चाहिए आपको कंटेंट की, वो सब सेलेक्ट कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर आपको क्या रखना है सेल का, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने येलो सेट कर दिया है, ओके। ओके पे क्लिक। तो ये देखिए हमने जो ये सेल सेलेक्ट की थी उसके ऊपर ये सारा हमारा जो चीज़ है, जो फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई हो गया। ये आप जो वैल्यू देख रही है साइंटिफिक तरीके से आई है, क्योंकि हमने जो है बाई चांस जो वैल्यू है साइंटिफिक नोटेशन वाली सेलेक्ट कर ली थी। हम इसको चेंज कर लेते हैं फिर से सेल्स में जाके, ओके। सो यहाँ पे हम लोग फॉन्ट इफेक्ट्स के अंदर नंबर्स में, जैसे हमने साइंटिफिक सेलेक्ट करके रखा था, इसकी जगह हमारा परसेंट, ऑल, यूजर डिफाइंड, जैसा भी आपको चाहिए आप ले सकते हैं नंबरिंग फॉर्म में, ओके। सो हम इसको ऑल करके रख देते हैं एंड देन ओके, तो हमारा वापस नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा, ओके। सो ये हो गया हमारा। तो आप अगर आपको सिर्फ सपोज करिए कि इन सिर्फ फिल्स नेम के ऊपर एडिटिंग करनी है, तो आप शिफ्ट की को यूज़ करके इन जो सेल्स इनको सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन आप फॉर्मेट मेन्यू में जाके सेल्स पे जाइए और यहाँ से आपको जो भी एडिटिंग करनी है, मैं भी सिर्फ बैकग्राउंड चेंज कर रही हूँ, तो आपका जो बैकग्राउंड है सिर्फ इस पर्टिकुलर रो के अंदर चेंज हो जाएगा। तो आपको जो भी चेंज करना है आप शिफ्ट की से जो है सेलेक्ट करके एंड देन पर्टिकुलर सेल्स के ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं बच्चों। बहुत ही बेसिक्स चीज़ें चल रही है हमारी। पहली चीज़ आपको यहाँ पे फॉर्मेटिंग वगैरह तो देखो सब कुछ सेम है। मेन आपको न्यू कॉलम कैसे ऐड करनी, न्यू रो कैसे ऐड करनी, वो ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ आपको सिर्फ फंक्शंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सम फंक्शन, काउंट फंक्शन, ये भी आपको क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से हम फंक्शंस वगैरह इसमें यूज़ करते हैं, ओके। एक है आपका फॉर्मेटिंग अ रेंज ऑफ सेल्स विद डेसिमल प्लेसेस, ओके। इसके लिए आपको क्या करना है, रेंज ऑफ सेल्स को सेलेक्ट करना है, फिर आपको फॉर्मेट सेल्स का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपका नंबर टैब आएगा, ठीक है। हम इसको प्रैक्टिकली चेक कर, तो आपको सबसे पहले एक रेंज ऑफ सेल सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने शिफ्ट की से इसको एक रेंज ऑफ सेल जो है सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको फॉर्मेट में जाके सेल्स पे क्लिक करना है, सेम टैब हमारा ओपन हो जाएगा, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। इसमें आपको नंबर्स पे क्लिक करना है, ओके। अब अगर आपको डेसिमल प्लेसेस, जैसे कि अगर हम एवरेज निकाल रहे हैं, पहले हम इसका एक्चुअली एवरेज फाइंड कर लेते हैं ताकि जो चीज़ हम करना चाह रहे हैं हम इसको अच्छी तरीके से देख पाएँ। इक्वल्स टू और एवरेज हम फाइंड कर लेते हैं इसका। Spelling is wrong, just a minute. Okay, first column, first cell actually, full column and then last cell, okay। और फिर हमारा enter। सो यहाँ पे देखिए हमारी जो वैल्यूज आई 17.85714। अभी डेसिमल प्लेसेस जो है मुझे इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि सिर्फ 2 आए, लाइक 0.85, सिर्फ 2 डिजिट्स ही आए डेसिमल के बाद। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं नंबर्स विंडो में जाके। तो हमें जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट करके रखा है, फॉर्मेट में गए, हम सेल्स पे गए
अब नंबर पे आपको जितना डेसिमल चाहिए उतना वैल्यू यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे सिर्फ पॉइंट के बाद में 2 वैल्यूज़ यहाँ पे चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करती हूँ। देखिए यहाँ पे 0.86 इस पर क्लिक करती हूँ अगर मैं, तो देखिए क्योंकि डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज़ आपको लेनी है तो आपको ये आएगा। जनरल पे क्लिक करते हो तो जितना है आपको पूरा आ जाएगा, और अगर आप इसको और ज़्यादा कस्टमाइज़ करना चाहते हो 3 वैल्यूज़ 4 वैल्यूज़, तो आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने 3 किया है तो अब आपको यहाँ पे 3 वैल्यू शो होगा, ठीक है। तो जितना आप डेसिमल वैल्यूज़ चाहिए आपको उतना ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करके रख सकते हैं। ओके, सो यहाँ से आप नंबर्स में जाके सेलेक्ट करके एंड देन ओके, अभी हम इसको 2 कर देते हैं एंड देन ओके। ओके, सो ये देखिए अब आपको जो वैल्यू है 17.86 सेम आप सब में कॉपी कर दीजिए इसको ऐसे ड्रैग करके, तो सभी में जो है अब सिर्फ डेसिमल के बाद में 2 डिजिट से आएगी क्योंकि हमने नंबर्स टैब के अंदर ये सेट कर दिया है। ओके, तो इस डेटा में देखने का मतलब था नहीं क्योंकि सब ऑलरेडी सिंगल डेटा है। यहाँ पे हमको जो है एवरेज निकालने के बाद देखने को समझ में भी आ रहा है कि इतना बड़ा डिजिट जब आ गया उसको 2 डेसिमल तक की 2 पॉइंट डिजिट तक की आपको देखना है डेसिमल के बाद, तो किस तरीके से हम कर सकते हैं। फॉर्मेट में जाके नंबर टैब पे जाके आपको सेट कर देना है। ओके, फिर नेक्स्ट आता है हमारा, ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके नोट्स के अंदर, आप इसको भी देख सकते हैं। फॉर्मेट टॉपिक है आपका स्पीडिंग अप डेटा एंट्री। तो स्पीडिंग अप डेटा एंट्री आप लोगों को पता ही है, जैसा कि हमने अभी किया था कि हमारे डेटा, जैसे मैंने यहाँ पे एवरेज निकाला, यहाँ पे सम निकाला, तो मुझे सेम फंक्शन यहाँ लगाना है, तो मुझे वापस इक्वल्स टू एवरेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, वापस लिखने की ज़रूरत नहीं। हमने क्या किया था, इसको जस्ट ड्रैग किया था। तो यही है कि हमारी कैलकुलेशंस को स्पीड अप करने के लिए हमको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड यूज़ करना है, और सेम चीज़ जो है, सेम फॉर्मूला जो है रेंज ऑफ सेल्स के अंदर रिपीट हो जाएगा। ओके, तो सेम चीज़ हम वैसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो हमें ये वापस से करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिएशन ऑफ चार्ट्स यूजिंग स्प्रेडशीट्स। ओके, सो हमको अगर जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, अगर कोई एनालिसिस करना है, बार ग्राफ लाइन चार्ट, इनसे देखना है कि किसका डेटा किस तरीके का है या किस में डेटा ज़्यादा है किस में कम है, इस तरीके से अगर हमें जो है चार्ट का यूज़ करना है तो चार्ट का यूज़ भी हम कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, रेंज ऑफ डेटा को सेलेक्ट करके और इंसर्ट चार्ट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे कि हमें इसका पूरा डेटा जितना भी है सभी का एक चार्ट बना के रखना है, तो हम पूरे डेटा को सिलेक्ट कर देते हैं। ओके, ये मैंने पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया, और पूरा डेटा सेलेक्ट करने के बाद जस्ट मैं लास्ट वाला सेलेक्ट नहीं कर रही हूँ जो हमने कैलकुलेशंस करी थी, और यहाँ पे जाके आपको इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद आपको चार्ट पे जाना है, और चार्ट में आपका जो है बार ग्राफ, पाई ग्राफ, एरिया, लाइन चार्ट, जैसा भी चार्ट आपको चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने इसे बार चार्ट सेलेक्ट किया है। यहाँ से आप इसका लुक भी सेट कर सकते हो, 3D लुक अगर आपको चाहिए, है ना। नहीं चेक करोगे तो आपको 2D फॉर्म में रहेगा। फिर हम इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। फिर आपकी डेटा सीरीज़ भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो कि आपकी डेटा रेंज क्या है। ओके, सो डेटा रेंज आपको जो भी चाहिए वो ऑलरेडी हमने रेंज ऑफ सेल सेलेक्ट करी थी, उस वजह से यहाँ पे आ गया है। अगर आप पहले सेलेक्ट नहीं करते तो इसको हम बोलते हैं श्रिंक ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करके भी रेंज जो है सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, एंड देन आपका डेटा सीरीज़ में रिटर्न एग्ज़ाम, जैसे कि हमारा था झील पिछोलिया के रिटर्न एग्ज़ाम में कितने रहे हैं, होमवर्क सबमिशन में कितना रहा है, इसका एवरेज कितना रहा है, तो हर एक पर्टिकुलर बच्चे का एनालिसिस आ जाएगा कि सबसे अच्छा इसने किस में परफॉर्म किया है। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। जैसे कि ग्राफ हमारा बन गया है, हम इस ग्राफ को थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे देखिए जैसे झील पिछोलिया, यहाँ पे इनको हम बोलते हैं लेजेंड्स। तो यहाँ पे ग्रीन चीज़ कलर जो है वो टोटल को डिनोट कर रहा है, ये जो टोटल हमने लास्ट में निकाला था। ये एवरेज ऑफ सिटी को डिनोट कर रहा है, इस वाली कॉलम को। फिर होमवर्क सबमिशन के लिए रेड कलर है, और रिटर्न एग्जाम के लिए आपका ब्लू कलर है। ओके, सो यहाँ से आप एनालिसिस कर सकते हो कि जो झील पिछोलिया है स्टूडेंट, उसका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किस में रहा है अपार्ट फ्रॉम टोटल। ठीक है, टोटल तो हमें पता ही है। सो इन तीनों में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इसका ग्राफ रहा है ब्लू, दैट मीन्स रिटर्न एग्जाम के अंदर इसका सबसे अच्छा मार्क्स। To learn about this referencing concept, okay, here we have 3 kinds of referencing. First is relative referencing, second is mixed, and third one is absolute referencing. Okay, तीनों ही referencing को practically implement करके check करेंगे ताकि आपका जो concept है referencing को लेके वो थोड़ा अच्छे से clear हो जाए। So let's move into the calc window. Okay, so we are on the calc window on sheet 1. Okay, so first of all आपका जो
रिलेटिव रेफरेंसिंग है, ये बाय डिफ़ॉल्ट यानी जो स्टार्टिंग में जो आप रेफरेंसिंग यूज़ करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा रिलेटिव रेफरेंसिंग का कॉन्सेप्ट ही यूज़ करता है कैल्क विंडो। जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज़ करिए कि आपको इस यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज ऑफ डेटा यानी आकांक्षा जैन जो नेम है यहाँ से लेके झील पिछोलिया तक के जो पूरा डेटा है इसको यहाँ पे आपको सम करना है, इन सब रिटन एग्ज़ाम की जो डेटा है इन सब का टोटल निकालना है आपको, और वो आपको चाहिए इस वाली सेल में। सो हमने जैसे कि लास्ट क्लासेस में देखा था, हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं सम के लिए, इक्वल्स टू साइन देन विल यूज़ दिस सम, हमें फंक्शन इसी तरीके से लिखना है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है फर्स्ट सेल सेलेक्ट करना है मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो फर्स्ट सेल ये, फिर हम जो है रेंज के लिए लगा देते हैं कॉलन, फुल कॉलन, फिर हमें कहाँ तक जाना है यहाँ तक, तो हम ये वाली सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, यानी कि हमारी B4 से लेके B17 वाली सेल सेलेक्ट हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक हम क्या कर रहे हैं सम। कॉलन इज बेसिकली टू रिप्रेजेंट द रेंज, है ना, हम B4 से स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग एंड B17 हमारा लास्ट वाला है, तो B4 से B17 तक जितने भी हमारे नंबर्स हैं यहाँ पे इन सेल के अंदर जो भी वैल्यूज़ ये सब क्या हो जाएगी आपकी ऐड हो जाएगी। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं एंड देन विल प्रेस एंटर। तो आप यहाँ पे देखिए इसका टोटल आपका आ गया है 250। ओके, आपको जो फॉर्मूला चेक करना है कि मैंने यहाँ पे क्या फॉर्मूला अप्लाई किया था, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे आंसर 250 दिखाई देगा, और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था लास्ट क्लासेस में भी, यहाँ पे आपको शो होगा फॉर्मूला बार के अंदर सम B4 to B17। ओके, सेम चीज़ आपको होमवर्क सबमिशन वाला जो कॉलम है इसमें भी टोटल निकालना है, एवरेज ऑफ सिटी वाले पे भी आपको टोटल निकालना है। ओके, सो उस टाइम पे हम लोग क्या करना है, आपको बार बार यहाँ पे इक्वल टू सम फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो हमने फॉर्मूला लगाया है इस वाले सेल पे बस यहाँ पे क्लिक करना एंड इसको हमें इस तरीके से क्या कर देना है, ड्रैग कर देना है। ओके, सो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से पकड़ के माउस से लास्ट तक यहाँ तक एवरेज ऑफ सिटी तक ड्रैग करेंगे, तो इसका टोटल भी देखिए जैसे 10 एंड 10 ही यहाँ पे 10 + 10 20 आ गया आपका, और इसका भी टोटल कितना आ गया हमारा 49। सो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसका फॉर्मूला देखिए, ऑटोमेटिकली आपकी ये जो C कॉलम है C4 से लेके C एंड दिस रो नंबर इज़ 4, सो C4 से लेके आपका C17 तक की कॉलम्स ऑटोमेटिकली जो है ऐड हो चुकी है। ये फॉर्मूला दैट मीन्स कि सभी के लिए जो है रिपीट हो चुका है, यहाँ भी हो गया एंड देन यहाँ भी, यहाँ पे हमारी कौन से कॉलम D, सो ये D4 to लेके D17 तक हमारा बात करती है। जो रेफरेंसिंग अभी हमने देखी, दिस इज़ ऑल अबाउट द रिलेटिव रेफरेंसिंग, इस तरीके से जो हम काम करते हैं। अब हम एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग को समझते हैं, फिर हम दोनों में डिफरेंसेस भी देखेंगे। ओके, सो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने एक शीट 2 के अंदर कुछ नाम ले रखे हैं और हमारा टास्क ये है कि हमको परसेंटेज फाइंड करना है, तो ये वाली कॉलम में एक बार डिलीट कर रही हूँ। ओके, सो हमें जो है परसेंटेज कैलकुलेट करने, मैंने 100 इसलिए रखा ताकि हम जो है डिफरेंसेस यहाँ पे चेक कर सकें। ओके, सो 85 अगर आप 100 में से देखोगे कि किसी के मार्क्स 85 आए तो उसके परसेंटेज पे कितने होंगे, 85% होंगे, फिर 55 का 55%, 48 का 40 एंड सो ऑन। ओके, सो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग जो है बेसिकली क्या काम करती है और उसमें क्या डिफरेंस है वो देखने के लिए हम पहले लगाते हैं फॉर्मूला। सो आपको जब आकांक्षा जैन का परसेंट निकालना है कि उसके कितने परसेंट बने हैं, सो परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला आप सभी को पता है कि जितने हमारे मार्क्स आते हैं डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। सो हम लिखेंगे इक्वल, ओके, और फिर हमें क्या करना है, जितने मार्क्स आए तो आकांक्षा जैन के जितने मार्क्स है उस सेल पे क्लिक कर ले तो ऑटोमेटिकली सेल को ले लेगा। ओके, फिर डिवाइड बाय कितने में से, 100 में से, तो ऑटोमेटिकली सेल सेलेक्ट होगी हमारी B3, इसको हमने कर दिया क्लोज। ओके, और फिर हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, क्योंकि हम परसेंट फाइंड कर रहे हैं। सो हमने मल्टीप्लाई बाय कर दिया 100 और एंटर किया, तो देखिए 85% ही आएगा जो 100 में से अपन चेक करेंगे तो। ओके, अब हमने जैसा कि अभी रिलेटिव रेफरेंसिंग के अंदर सीखा था, हमें जब ये सेम फॉर्मूला अप्लाई करना होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से पकड़ के ड्रैग करेंगे, सभी का परसेंट निकल जाना चाहिए। बट आप यहाँ पे चेंज देखिए, यहाँ पे आ रहा है 64, यहाँ आ रहा है 87, 135, इतने परसेंट तो हो नहीं सकता ना, ठीक है। सो यहाँ पे 55 का 55% आना चाहिए था, यहाँ पे 48, यहाँ 65, यहाँ 38, बट चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, दैट मीन्स हमने कुछ मिस्टेक करी है। तो फॉर्मूला तो हमने सही अप्लाई किया जैसा रिलेटिव में हमने भी पढ़ा था, बट यहाँ पे मिस्टेक हमारे साथ क्यों हुई ये हम चेक करेंगे अपने फॉर्मूला से। तो मैं जब यहाँ इस सेल पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला अप्लाई किया था हमने, B4 डिवाइड बाई B3 मल्टीप्लाई बाय 100। B4 मतलब ये वाली सेल देखिए, B एंड 4th रो, सो 85 डिवाइड बाय B3 मतलब ये,
तो 85 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 से हमारा आया 85। तो अगर जब हम आनंद सिंदल का निकालेंगे तो इस केस में क्या होना चाहिए, आनंद सिंदल का ये वाली सेल कितनी है बी, ओके 5। तो इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये होना चाहिए B5। हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, टोटल तो सबका सेम ही रहेगा। तो B5 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100 ये फॉर्मूला होना चाहिए। तो हम जब इस पर क्लिक करते देखिए B5 तो है लेकिन डिवाइड बाई यहाँ पे हो गया है B4। ओके ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ये जो है रिलेटिव रेफरेंसिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करता है। रिलेटिव रेफरेंसिंग के अंदर हमने अभी देखा था बेसिकली क्या होता है कि जब आप लेफ़्ट टू राइट इसको ड्रैग करते हो तो ये ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि ये इसका बी कॉलम है, और जब इसको नेक्स्ट वाले पे फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे, ओके सो ऑटोमेटिकली जब हम लेफ़्ट टू राइट ड्रैग करते हो समझिएगा कि बी के बाद नेक्स्ट कौन सी कॉलम होगी सी, ओके एंड सेम रो में हम मूव कर रहे हैं तो रो कौन सी रहेगी इसकी 18th रो। ओके सो ये फॉर्मूला जो अप्लाई होता है आपका, सो बी से लेके डायरेक्टली कहाँ जा रहा है सी, तो सी बी में जो अपन ने कैलकुलेट किया था B4 से B17, तो यहाँ पे ये क्या कर देगा C4 से C17, ये बस हॉरिजॉन्टली आगे से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि नेक्स्ट मेरा कौन सा कॉलम है, डी नाम का कॉलम है और इसका रेंज क्या है 4 से 17, ये रेंज तो हम सेम ही रख रहे हैं। तो ये समझ जाएगा कि नेक्स्ट D4 to D17, यानी कि हम जब लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारी कॉलम का नाम चेंज हो रहा है और रोज़ हमारी सेम रह रही है। इसी तरीके से जब हम ये वर्टिकली हमने अप्लाई किया था तो यहाँ देखिए मेरा सम हमने फॉर्मूला लगाया B4 टू लेके D4 तक। ओके अब मैं वर्टिकली मूव कर रही हूँ तो वर्टिकली हमारा क्या हो रहा है, कॉलम सेम रह रही है। कॉलम हमारी क्या है इस वाले केस में, ओके कि हमने जब टोटल किया तो B4 से लेके D4 तक। ओके जब हम नेक्स्ट टाइम आगे आ रहे हैं तो मेरा जो कॉलम है वो क्या हो गया है बी, क्योंकि बी कॉलम तो सेम ही रह रहा है। यहाँ भी हमारा B4 से D4 तक था, अब कॉलम सेम है अभी भी, क्योंकि हम अभी वर्टिकली मूव कर रहे हैं अप टू डाउन। तो इस वाले के लिए भी देखो कॉलम तो सेम है इसका B से लेके D तक, लेकिन रो चेंज हो रहा है B5 से लेके D5 तक। उसके जस्ट नेक्स्ट B6 से लेके D6 तक कॉलम सेम, रोज चेंज हो रही है। तो यहाँ पे ये रिलेटिवली कैसे चलता है कि जब आप वर्टिकली चलते हैं तब आपका कॉलम जो सेम रहता है लेकिन रोज चेंज हो रही है, और जब आप हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, आपकी कॉलम्स को चेंज कर रहा है, रो को कांस्टेंट रख रहा है। ठीक है, ये होता है हमारा रिलेटिव रेफरेंसिंग, कि रिलेटिवली अपने आप को एडजस्ट कर लेता है कि नेक्स्ट कॉलम या नेक्स्ट रो क्या होने वाली है और उसके अकॉर्डिंगली अपना फॉर्मूला सेट कर देता है। बट जब हम ये एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के अंदर बात कर रहे हैं तो यहाँ भी ये बाय डिफ़ॉल्ट जैसा मैंने बताया रिलेटिव रेफरेंसिंग के कॉन्सेप्ट को ही यूज़ करेगा। तो यहाँ भी जब हम देखते हैं हमारा जो फॉर्मूला आपने अप्लाई किया B4 डिवाइड बाई B3, तो ये क्या कर रहा है, जब हम वर्टिकली नीचे आते हैं तो बट ऑब्वियस है कि वर्टिकली नीचे आएंगे तो कॉलम्स तो यही रहने वाली है। तो ये नेक्स्ट वाले के लिए भी क्या समझेगा, मेरी B कॉलम है एंड रो कौन सी हो जाएगी B5, तो B कॉलम एंड रो हमारी 5। ठीक है, फिर डिवाइड बाय जब हम देखते हैं इसका कितना है B3, तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट की वजह से ये B4 के बाद जैसे B5 ले रहा है तो नेक्स्ट B3 के बाद ये कितना ले लेता है B4, उसके बाद जैसे नेक्स्ट में B5 के बाद B6, और यहाँ पे इस रिलेटिविटी के हिसाब से क्या लिया, जस्ट नेक्स्ट वाला B5, उसके बाद हम और नेक्स्ट है तो B7 B6, तो मतलब कि सेम कॉलम में रोज़ आगे से आगे बढ़ती जा रही है। ये होता है रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ओके तो ये सेम कॉन्सेप्ट जो है यूज़ कर रहा है, बट हमें अब ऐसा नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि जो हमारा ये वाली चीज़ है B4 B5 वो तो इंक्रीज़ हो। ठीक है, वो तो हमें इंक्रीज़ करनी है, लेकिन जस्ट अ मिनट। ओके सो ये जो हमारा है फर्स्ट कॉलम B4, नेक्स्ट में हम जब आते हैं तो ये हमारा B5 भी होना चाहिए आनंद का, क्योंकि B5 में इसके मार्क्स है, फिर अंशुमन के B6 में मार्क्स है, फिर भंवर के B7 में मार्क्स है। तो ये चीज़ तो इंक्रीज़ होनी चाहिए B5 B6 जहाँ पे जो मार्क्स बच्चों ने गेट किए या जो मार्क्स बच्चों को आए हैं। ठीक है, लेकिन ये जो डिवाइड हो रहा है ये हमारा क्या रहना चाहिए, B4 हमेशा 100 ही चाहिए हमें ये। ओके जब आपको ये चीज़ हमेशा ही 100 चाहिए होती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में आपको सिंपली क्या कर देना है, इसको एब्सोल्यूट करना है। मतलब कि ऊपर वाला चेंज हो तो चलेगा लेकिन नीचे जो है हमको 100 ही चाहिए, और 100 हमारी कौन सी रो के अंदर है, 100 है हमारा
B3 के अंदर। ओके, सो डिवाइड बाय हमें हमेशा हर एक केस के अंदर कितना रखना है, B3 ही रखना है। तो उस टाइम पे जब हमें कोई चीज़ कांस्टेंट कर देनी है रोज इन कॉलम्स को, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का यूज़ करना पड़ेगा। और हम इसको कांस्टेंट कैसे बनाते हैं, आपको B को भी कांस्टेंट रखना है, 4 को भी कांस्टेंट रखना है, तो दोनों के आगे डॉलर का साइन यूज़ करना। B के आगे भी मैंने डॉलर का साइन यूज़ किया एंड 4 के आगे भी, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, आपका एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। तो हमें जो हमारा फर्स्ट होगा वहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। मैंने थर्ड में कर दिया था बाय मिस्टेक। सो B के आगे भी हम डॉलर लगा देते हैं एंड 3 के आगे भी हम डॉलर लगा देते हैं, देन एंटर। ओके, तो अब मेरा फॉर्मूला बन गया है B4 डिवाइड बाय $B $3 मल्टीप्लाई बाय 100। तो B4 तो अब चेंज होता रहेगा, B5 B6 B7, लेकिन ये जो चीज़ है डॉलर से हमने इसको एब्सोल्यूट कर दिया, फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे हमेशा B3 ही कॉलम की वैल्यू आएगी, दैट मीन्स 100। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करना है सबके लिए। तो अभी सब इस फॉर्मूले को जो एब्सोल्यूट बनाने का जो फॉर्मूला है, अब हम इसको ड्रैग कर लेते हैं। तो अब देखिए सबके मार्क्स मेरे को सही आ रहे हैं, 85 55 48 65 38 जितना हमको परसेंट आना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। नेक्स्ट जो थर्ड चीज़ आती है वो है हमारी मिक्स्ड रेफरेंसिंग। मिक्स्ड रेफरेंसिंग में क्या होता है बच्चों, जैसे कि सपोज करिए मेरा, आप सभी लोगों ने मैट्रिक्स देखी होगी। हम जैसे हमारी रोज़ है, ये कॉलम से हमको जो है मल्टीप्लाई करना है 10 × 1। तो यहाँ पे हमें कितना आएगा, 10 × 1 10, फिर 10 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ कितना आएगा 20। फिर नेक्स्ट टाइम मुझे 10 को 3 से मल्टीप्लाई करना है 30, 10 को 5 से 50। सिमिलरली नेक्स्ट वाली रो में यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी मेरी, जब मैं 20 को 1 से, ये वाली रो में क्या वैल्यू है 20 और 1, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ मुझे कितना फिल करना है 20, इसमें 20 और मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि हम थोड़ा सा डिफरेंस कर सकें, या फिर मैं इनको हटा देती हूँ वैल्यूज़ को यहाँ से। ओके, सो ताकि हम थोड़ा अच्छे से इसको समझ पाए। ओके, सो बेसिकली अब हमने यहाँ पे खाली कर दिया है। अब यहाँ पे हमें वैल्यूज़ फिल करनी है। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 10 को 3 से करोगे तो कितना आएगा। सिमिलरली 30 को 1 से करोगे तो यहाँ कितना आएगा, 30 को 2 से करोगे तो इस सेल में। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमको इनके रिजल्ट्स जो है रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करने के बाद वो रिजल्ट्स को हमें यहाँ पे क्या करना है, स्टोर करना है। तो उस केस में प्रॉब्लम क्या होगी हमें पहले देख लेते हैं, या फिर पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं फिर हम प्रॉब्लम देखते हैं। सो यहाँ पे सिंपली मैं क्या कर रही हूँ, मैं जो है इस वाली चीज़ को इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मेरा इसका आंसर आएगा, है ना। तो हम यहाँ पे सिंपल इक्वल का साइन लिख देते हैं और फिर हम सेल सेलेक्ट कर लेंगे, किसको मल्टीप्लाई करना, तो इक्वल, और मुझे किसको मल्टीप्लाई करना है, ये सेल ऑटोमेटिकली आ गया 3, और हमें करना है मल्टीप्लाई किससे, जहाँ 1 लिखा है तो ऑटोमेटिकली आ गया हमारा B2, और मैंने कर दिया एंटर। तो 10 × 1 कितना आया हमारा, 10 आ गया। अब हम क्या करते हैं फॉर्मूला के लिए, बस हमें इसको ड्रैग कर देना है, से सब में हमारा फॉर्मूला जो है वो रिपीट हो जाना चाहिए। तो जैसे मैं इसको ड्रैग करती हूँ, ओके, आप यहाँ पे प्रॉब्लम देख सकते हैं कि अब इसमें कितना वैल्यू आना चाहिए था, 20 × 1, यहाँ 20 आना चाहिए था, 30 × 1 यहाँ 30 आना चाहिए था, यहाँ 50 आना चाहिए था, यहाँ 60 आना चाहिए था, बट वैल्यूज़ तो कुछ और ही आ रही है। दिस इज़ अगेन बिकॉज ऑफ द रिलेटिव रेफरेंसिंग, ओके, क्योंकि इसने रिलेटिव रेफरेंसिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। यहाँ पे A3 B2 था, नेक्स्ट जब ये कॉलम में आगे मूव करेगा सेम यहाँ पे, ठीक है, तो B2 आपका A3 तो क्या हो जाएगा, जब आप यहाँ पे मूव कर रहे हैं तो A4, ठीक है, ये आप नेक्स्ट वर्टिकली जब मूव कर रहे हैं तो आपका कॉलम सेम है और रो आगे आ गया, तो A4 इंटू ये क्या बन गया B3। तो उस वजह से आपका आंसर क्या है, यहाँ पे A4 B3 से मल्टीप्लाई हो गया, A4 यानी 20 और B3 यहाँ पे क्या है, B3 की वैल्यू आपकी रहेगी B1 2 3 यानी 10, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया आपका, ठीक है। इस वजह से आपका आंसर कुछ और आ रहा है। तो ये रिलेटिव रेफरेंसिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करता है बाय डिफ़ॉल्ट, जिससे हमारा आंसर डिफर करता है। तो इसको हमें करेक्ट आंसर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बेसिकली हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग की तरह ही होता है, जिससे हमने एब्सोल्यूट के अंदर फिक्स किया था। अब यहाँ पे हमको ध्यान ये रखना है कि हमें फिक्स किसको करना है, ओके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि A3 × B2, अब नेक्स्ट टाइम मुझे मल्टीप्लाई करना है, जैसे फर्स्ट टाइम हमने किया था A3 को B2 से, नेक्स्ट टाइम मुझे करना है A4 को मल्टीप्लाई करना है B1 से, ठीक है, A4 को मल्टीप्लाई करना है B1 से, A4 B1, ओके।
सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इस चीज़ को हमें रखना है कांस्टेंट। वन वैल्यू कहाँ पर है मेरी, वन वैल्यू है B2 के अंदर। तो एवरी टाइम जब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारी रोज़ 10, 20, 30 ये चेंज हो रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई तो 1 से ही हो रहा है। यानी कि आपका जो ये B2 है ये तो रहेगा कांस्टेंट। ओके, B2 तो हो जाएगा हमारा कांस्टेंट, और हमारा जो रो है वो होनी चाहिए इंक्रीज, A4, फिर नेक्स्ट टाइम में A5, देन A6। ओके, तो ये हमारा आंसर लाने के लिए रोज़ हमारी A3, A4, A5 इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन हमको इसको करना है एब्सोल्यूट ताकि हमारा यहाँ पे 1 ही रहे। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं डॉलर का साइन। ठीक है, दोनों पे मैंने डॉलर का साइन लगाया। तो ये आप सोच रही तो मैम एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग हो गई, हम इसको और आगे देखना बाकी है क्योंकि भी और वैल्यूज फिल करनी बाकी है। तो सपोज करिए कि मैंने उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको कर दिया फिक्स। ठीक है, इसको जैसे ही हमने फिक्स किया, अब हम इसको ड्रैग कर लेते हैं, तो हमारे आंसर्स इस वाली कॉलम में बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे आपका A3, A4 ये बढ़ रहा है और B2 वाली कॉलम यानी 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है सभी, तो हमारे आंसर्स आ रहे करेक्ट। बट अगर मुझे ये सेम चीज़ जो है मल्टीप्लिकेशन 10 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना है 20, ये सेम इस हॉरिजॉन्टली भी मुझे इसको सेम करना है, तो मैं इस फॉर्मूले को वर्टिकली जैसे ड्रैग किया, अब मैं हॉरिजॉन्टली भी ड्रैग कर लेती हूँ। तो इस टाइम पे हमारी वैल्यूज़ हो गई वापस डिफरेंट। अब हमें क्या करना है, हम जब 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 आए, लेकिन 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ कितना आना चाहिए हमारा 20, यहाँ आना चाहिए था हमारा 30। ओके, सो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है हम पहले समझते हैं। A3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है और B2 को हमने कर दिया फिक्स, यानी हर टाइम ये 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। बट यहाँ पे हमें ऐसा करना है कि हमारा जो रो है, ठीक है, A3 के बाद में B3 ये इंक्रीज़ हो। ठीक है, रो हमारा इंक्रीज हो A3, B3, C3, D3, लेकिन हमारा जो ये वाला साइड है 1 ये कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। A3 कांस्टेंट होना चाहिए हमारा, ओके, लेकिन हमारी कॉलम कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए। तो इस केस में हम किस तरीके से इसको कांस्टेंट करते हैं, अब हमें यहाँ से डॉलर साइन जो है B2 को फिक्स नहीं करके नेक्स्ट टाइम मेरा C2 भी हो सकता है, फिर मेरा C3 के बाद D3 होगा, फिर मेरा जो है D5 होगा, इस तरीके से मेरा E3 होगा। तो इस तरीके से मेरा आगे से आगे ये मूव करना चाहिए बट कर नहीं रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, अपनी कॉलम को हम फिक्स नहीं करेंगे, तो इसको हम डॉलर हटा देंगे। तो अब क्या होगा आपका, जब हम इस वाले में डॉलर रिमूव कर देते हैं तो अब मेरा रो फिक्स है। ठीक है, मेरा रो फिक्स है बट मेरी कॉलम क्या कर रही है, वैरी कर रही है। सो ए तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद में आपका नेक्स्ट 3। ओके, सो जब आप इसको हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो आपको हॉरिजॉन्टली भी अब रिजल्ट बराबर आ रहा है और वर्टिकली भी आपको रिजल्ट बराबर आ रहा है। तो अब आपको इस पूरे फॉर्मूला को जो है नीचे तक इसको ड्रैग कर दीजिए। देखिए हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। 20 × 2 40, 50 × 2 100, 50 × 3 150। तो ये सभी कॉलम्स में हमारा आंसर बराबर आ रहे हैं। तो इसमें हमने क्या किया, रिलेटिव प्लस एब्सोल्यूट दोनों का कॉम्बिनेशन है। कुछ इस वाले टाइम पे हमने कॉलम को कांस्टेंट किया और रो को हमने कांस्टेंट नहीं किया। यहाँ पे हमने क्या किया, इस वाले फर्स्ट में हमने रो को कांस्टेंट नहीं किया और कॉलम को कांस्टेंट कर दिया। तो हम यहाँ पे क्या करें, रिलेटिव कॉन्सेप्ट का जो है यूज। सो बच्चों, दिस वाज ऑल अबाउट रेफरेंसिंग। आपको इस तरीके से एब्सोल्यूट के अंदर सिर्फ एक ही पार्ट को पूरा एब्सोल्यूट करना हो, तो मिक्स्ड के अंदर एक पार्ट में रो आपका एब्सोल्यूट होता है, फिक्स होता है, और एक पार्ट में आपका कॉलम फिक्स होता है। इस तरीके से आप मिक्स्ड रेफरेंसिंग का यूज़ करके जो है डेटा वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली दोनों साइड जो है सेम फॉर्मूला रिपीट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई डाउट हो इन तीनों कॉन्सेप्ट्स में, देन यू कैन आस्क। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।